कार्बन का मास फिक्स करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो चेक करूं। लेट्स से मैंने यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए। पहला पेज देख लो, चलो एक बार पहला पेज दिखा दो। और नोट करने के बाद जस्ट लेट मी नो, यस यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज। अगला से लॉन्च करना। ओके नाउ, अब बच्चों, अब यहां मैंने कार्बन का मास देखो, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU। यदि मैं यहां कार्बन के मास की बात करूं मीथेन में, तो 12 AMU कार्बन और हाइड्रोजन के 4 AMU हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 AMU था और 4 एटम्स के कारण 4 AMU था। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास 12 है और ऑक्सीजन का मास हो गया 32। यहां एक बात देखो, यहां पर ऑलरेडी कार्बन का मास फिक्स हो चुका है। यदि कार्बन का मास 12 फिक्स है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की अगर मैं रेशो देखूं, रेशो बाय मास ऑफ हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन, वो 4:32 आया, विच इज नथिंग बट 1:8। यहां कार्बन का मास तो पहले से सेम हो गया था, फिक्स। तो कार्बन के मास को फिक्स करके आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशो देखोगे, दैट इज कमिंग टू बी 1:8। नाउ अगर आप सेपरेट कंपाउंड लो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, वाटर का, तो यहां भी तो हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का 16 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 32 आएगा, हाइड्रोजन के लिए 2 और ये 32। अगर मैं इंडिविजुअल कंपाउंड लूं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, तो यहां पर ये रेशो देखो, रेशो बाय वेट of hydrogen and oxygen, that is coming to be 2:32, which is nothing but 1:16, right? यहां पर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन का मास ले लिया 4, ऑक्सीजन का मास 16, 16 to the 32, और यहां कार्बन का 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, सो कार्बन का 12, हाइड्रोजन के लिए 4, और अगर मैं CO2 में देखूं तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32। सो अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो देखूं, तो दैट रेशो कम्स आउट टू बी 4:32, विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ कार्बन। तो अब अगर मैं यहां पर H2O की बात करूं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मास का जो रेशो होगा, बिकॉज इट इज H2O, तो हाइड्रोजन का मास तो 2 होगा, पर ऑक्सीजन का मास होगा 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, 32 लिख दिया बाय मिस्टेक, 16। तो अब इनके मास का रेशो देखो, ये भी तो सेम आ रहा है, विच इज ओवर हियर द सेम रेशो। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक ऐसे कंपाउंड में मास देखोगे जिसमें वो डायरेक्ट कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन डायरेक्टली कर रहे हैं, तो ये जो रेशो आएगा 1:8, ये वही रेशो आएगा यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो देखें, कीपिंग कार्बन का मास फिक्स। सो बेसिकली द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्हाट इट सेज इज कि अगर आप दो एलिमेंट्स के मास का रेशो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो, कीपिंग द थर्ड एलिमेंट के मास को फिक्स करके हुए, तो ये रेशो देखोगे, दैट रेशो विल कैन कम आउट टू बी द सेम in case if the two element combine directly with each other in water। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सल्फर और ऑक्सीजन की। सो बेसिकली रेसिप्रोकल का मतलब यहां पर ये है कि दिस रेशो दे आर रेसिप्रोकेटिंग टू ईच अदर, यानी कि अगर आप कार्बन का मास फिक्स करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास के रेशो लोगे, दैट रेशो हैज सम रिलेशन विद द रेशो ऑफ द सेम मास ऑफ, रेशो ऑफ द मास ऑफ सेम टू एलिमेंट्स,
had they been combined with each other directly. Means there is some the two ratio are reciprocating to each other. Let's say for example, अगर मैं इसी एग्जांपल को एक और एग्जांपल से देखूं, मान लो मैंने 3 एलिमेंट लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, और मैंने कंपैरिजन किया H2S, SO2 और वाटर में. सपोज करो, मान लो अगर कोई मुझे ये कहे H2S में अगर मैं इनके मास का रेशो देखूं तो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU and that of sulfur is 32 AMU. Oxygen is 16 AMU. सो यहां हाइड्रोजन का एटॉमिक मास टोटल अगर देखो तो 2 बन गया और सल्फर का बन गया 32. यहां अगर मैं वाटर में देखूं, अगेन हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16. तो अब यहां देखो ये जो 2 एलिमेंट हैं, यहां मैंने ये जो 2 कंपाउंड लिए H2S और H2O, यदि मैं यहां हाइड्रोजन का मास सेम रख के सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशो देखूं तो रेशो बाय मास of sulfur and oxygen comes out to be 32:16, which is 2:1. ये कब है? जब मैंने हाइड्रोजन के मास को फिक्स रख के सल्फर और ऑक्सीजन का मास देखा. बट नाउ इन केस ऑफ SO2 देखो क्या हो रहा है. सल्फर का एटॉमिक मास इज 32, ऑक्सीजन का 64, ऑक्सीजन का 32. For 1 oxygen, the mass of 1 oxygen is 16. So for 2 oxygen, it is 32. तो अब की बार ये जो रेशो आएगी, रेशो बाय मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन in SO2, that comes out to be 32:32, which is 1:1. अगर इस बार ये रेशो सेम नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, कम से कम इसका मल्टीपल तो आया. क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं ना ये लाइन लॉ की, either this ratio will be same, either this ratio will be same, और अगर सेम नहीं हुई सम सिंपल मल्टीपल. सम सिंपल मल्टीपल का मतलब कि अगर आप इस रेशो को इस रेशो से कंपेयर करोगे और अगर इनको आपस में डिवाइड करोगे, लेट्स से यू आर डिवाइडिंग दिस, your answer will come out to be whole number. अगर आप इस रेशो को इस रेशो से डिवाइड करोगे और एक होल नंबर भी आ गया तो भी मैं कहूंगा कि ये लॉ ओबे हो गया. दिस लॉ विल बी ओबेड. भले वो रेशो सेम ना आए बट कम से कम एक ऐसा नंबर आए जो इसी रेशो का होल मल्टीपल बन जाए. सो बेसिकली व्हाट दिस लॉ इज सेइंग कि अगर दिन 2 एलिमेंट के मास की रेशो सेम नहीं भी आती, बट आप अगर इनको डिवाइड करोगे तो एक होल नंबर मिल जाना चाहिए आपको. दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. हालांकि दिस लॉ इज वेरी वेरी अनइंपॉर्टेंट यूजुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इस लॉ से हम बेसिकली अब जितने भी हमने लॉज देखे, अभी हमने उनके एप्लीकेशन नहीं देखे कि उन लॉज का यूज क्या है. जैसे जैसे हम चैप्टर के अगले पड़ाव में जाएंगे हमें समझ में आएगी कि इन लॉज का यूज किस तरीके से देखा जा सकता है. सो बेसिकली व्हाट इट सेज कि 2 एलिमेंट्स का मास का रेशो, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो, कीपिंग द मास ऑफ हाइड्रोजन फिक्स, ये सल्फर ऑक्सीजन के मास की जो रेशो आएगी, दैट रेशो कैन बी ईदर सेम और कैन बी सम सुटेबल मल्टीपल of the ratio of the 2 element if they react with each other directly as well. Let's say for example एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. आप अगर किसी ने पिछला पेज नोट कर रहा हो तो कर लो जल्दी से. So this law was proposed by Richter, T silent, sorry, Richter. मैंने SO2 में सल्फर का मास 32, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32 होगा.
सो अगर हम यहां पर हाइड्रोजन के मास को फिक्स करके सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखें, तो उस केस में अगर आप सल्फर ऑक्सीजन के मास के रेशियो अगर देख भी रहे हो 32:16, तो फिर अगर मैं कोई और ऐसा कंपाउंड ले लूं जिसमें ये दोनों एलिमेंट डायरेक्टली कंबाइन करें, उस केस में ये जो रेशियो आएगी, दैट रेशियो मे नॉट बी द सेम, बट अगर आप उन दोनों रेशियो को आपस में डिवाइड करोगे तो अगर एक होल नंबर मल्टीपल भी कुछ आ गया, स्टिल दैट विल बी ओके। Okay, now let's move to the next law. Law of this is say Avogadro law. बच्चों ये सारे जो लॉज हैं, these laws are basically sometimes they have their sometimes these laws have some drawbacks, बट वो ड्रॉबैक्स की डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जैसे जैसे हमने सिलेबस को आगे बढ़ाना है, इनऑर्गेनिक में जाएंगे, आगे आगे चैप्टर्स की डिटेल में जाके देखेंगे, कई जगह पे जाके ये लॉ हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी करे, यानी फिट ना बैठे। जैसे कुछ लोग इसका एग्जाम्पल अगर H2O2 से ले लें या कोई और एग्जाम्पल ले लें, तो हो सकता है तब हमारे लिए ये रेशो सिंपल ना बने, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज लॉज आर डेफिनेटली फॉलोड। किसी ने पिछले पेज को नोट करना हो? Have you noted? Can I move to the next page? PDF आपको शेयर हो जाएगा। Okay, what this Avogadro law says, बच्चों basically this is one of the good way to use this screen sharing, क्योंकि इससे आपको notes मिल जाते हैं, डायरेक्टली सब शेयर कर पाते हो। So just आप हैबिट हो जाएगी, अगर किसी को awkward लग रहा है एक दो दिन में बहुत हैबिचुअल हो जाओगे। समटाइम्स अगर मुझे बोर्ड की अवेलेबिलिटी मिल गई तो मैं डेफिनेटली क्लास बोर्ड पे ले लूंगा। What this Avogadro law says, equal volume of gases under identical conditions of temperature and pressure contains same number of molecule. बट इस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक और स्टेटमेंट बता दूं, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। What Berzelius proposed? Berzelius said equal volume of gases under identical conditions of temperature and pressure contains equal number of atoms. सेम स्टेटमेंट, बस डिफरेंस यहां पर वर्ड बदल गए, मॉलिक्यूल वर्सेस एटम। अब इस लॉ का मीनिंग समझो। अगर कोई मुझे पूछे कि ऑनेस्टली ये लॉ पढ़वाने चाहिए, मैं बोलूंगा मैं स्कूल एग्जाम के लिए पढ़वा रहा हूं, अदरवाइज एग्जाम जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं यहां पर आपको कल रिकॉल कराऊं तो मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा अगर आपके सामने कंडीशन रख दूं, आई हैव 3 गैसेस H2, O2 एंड ओजोन। बच्चों
बेसिकली व्हाट दिस लॉ सेज कि अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट गैसेस बट ओनली गैसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओनली गैसेस, नो सॉलिड नो लिक्विड, अगर उनको आप सेम प्रेशर पे कंपेयर कर रहे हो, उनकी स्टडी कर रहे हो, कीपिंग द प्रेशर सेम, लेट्स से प्रेशर इज 1 atmosphere, 1 atmosphere, 1 atmosphere, keeping the temperature same, let's suppose 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, 0 degree Celsius. तो ये लॉ ये कहता है कि अगर हम कभी भी कुछ भी गैसेस ले लें, इन गैसेस का प्रेशर भी सेम रखें, टेम्परेचर भी सेम रखें, लेट्स से वॉल्यूम भी सेम रखें, लेट्स से मैंने रख दिया 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, तो अब ऐसे केस में इन तीनों गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। बेसिकली बच्चों, अगर आपको किसी ने पहले देखा हो कि इक्वेशन होती थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर गैसेस, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल अपॉन टेम्परेचर। अभी मैंने आपको मोल की डेफिनेशन बताई नहीं है, पर एवोगैड्रो लॉ ने ये चीज बोली थी कि जब आपके पास एक से ज्यादा गैसेस हैं, उन गैसेस का अगर आपने प्रेशर भी सेम रख दिया, वॉल्यूम भी सेम रख दिया, टेम्परेचर भी सेम रख दिया, तो अगर मैं यहां से कोशिश करूं थोड़ा समझाने की, जिसको डिटेल में तो हम इस चैप्टर में आगे कर ही लेंगे, अगर हम डिफरेंट गैसेस का पी वी टी आर एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू सबके लिए फिक्स रहती है, पी वी बाय आर टी इज नंबर ऑफ मोल्स, that is small n. If you have for all gases, if you keep their pressure same, volume same, temperature same, ऊपर से ये R constant भी same है, that is called gas constant. तो बच्चों ये पूरा नंबर जो आएगा PV upon RT, that is called number of mole. इसका मतलब अगर आप डिफरेंट गैसेस की को प्रेशर वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पे कर दोगे, फॉर एनी गैस यू टेक सेम डिफरेंट, फॉर डिफरेंट गैसेस यू टेक सेम प्रेशर, same volume, same temperature, then their moles will be same, which is clear by this equation. This equation is valid for ideal gases. But अगर इनके number of moles same हो गए, तो by default इनमें number of molecule भी same हो जाएंगे। वो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। पर अगर तीन गैसेस के number of moles same है, तो number of molecule भी same होंगे। This is basically called Avogadro law, कि अगर आपके पास एक से ज्यादा गैसेस हैं और उन गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यदि आपने बराबर 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 कर दिया, उस केस में इन तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, जैसा कि इस इक्वेशन से क्लियरली समझ में आता है। पी वी आर टी, आर तो सेम है सबके लिए, तो पीवी अपॉन आरटी ये जो नंबर होगा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, तो वो सबके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर हो जाएंगे। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर। तो यदि आपके पास एक से ज्यादा अधिक गैसेस हैं, उनके लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इक्वल कर दोगे, तो ऐसे केस में इन सब गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स बराबर आएंगे, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। बट बर्जेलियस ने इसी लॉ को कुछ गलत बोल दिया था, उसने बोल दिया था सेम नंबर ऑफ एटम, जबकि इसमें करेक्शन है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला H2O2O3 और अगर मैंने इसका एक एक मॉलिक्यूल ले लिया, एक एक मॉलिक्यूल, तो आप ये चीज तो देख सकते हो ना, एक मॉलिक्यूल में यहां 2 एटम है, यहां भी 2 एटम है और यहां 3 एटम है। तो अगर उनके मॉलिक्यूल सेम हो गए तो उनके एटम तो नहीं सेम हो रहे। हम ये यहां से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल अगर सेम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम आएंगे, वो मैं सिखा दूंगा आपको कैसे। बट बच्चों अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे। बच्चों किसी भी गैस के सिंबल में पैरों में ये जो नंबर लिखा जाता है ना, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। यदि मैं यहां कंपैरिजन हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस का करता जिसकी एटॉमिसिटी सेम है,
तब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इन सब का मॉलिक्यूल बराबर बराबर कर दें, लाइक सबका एक एक मॉलिक्यूल, तो अब मैं कह सकता हूं कि सब में दो दो एटम होंगे। पर अगर आपकी गैस की एटॉमिसिटी अलग अलग है तो बच्चों मॉलिक्यूल भले सेम हो, नंबर ऑफ एटम जरूरी नहीं है कि सेम होंगे। दिस इज द ड्रॉबैक विद द स्टेटमेंट ऑफ बर्जीलियस। अगर हम गैसेस का वॉल्यूम भी सेम कर दें, प्रेशर भी सेम कर दें, टेम्परेचर भी सेम कर दें, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाते हैं। एंड नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आएंगे। दैट आई विल टीच यू इन द कमिंग सेक्शन। बट अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गए बच्चों, तो जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एटम सेम आए, क्योंकि आपकी गैस की एटॉमिसिटी अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उस केस में नंबर ऑफ एटम विल बी डिफरेंट। और अगर गैस की एटॉमिसिटी सेम है तब आप बोल सकते हो कि एटम सेम है। this was basically this was the problem with the Berzelius statement, which was corrected by Avogadro, right? बिल्कुल, इसे ही एवोगेड्रो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, एवोगेड्रो लॉ भी कहते हैं। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? नाउ आई एम गोइंग टू द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब मैं इसे बोलूंगा इन रियलिटी मोल कंसेप्ट। कैलकुलेशन ऑफ द मोल। बच्चों आर्क जो है मैंने यहां पे पिछले पेज में तो ये अगर कोई पूछे कि ये आर क्या है, आर एक कांस्टेंट नंबर है। दिस आर इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। जब आप गैसियस स्टेट पढ़ोगे आपको मैं वहां सिखाऊंगा भी, इसका वैल्यू होता है 0.0821। ये फिक्स होता है हर गैस के लिए। आप भले ही नोट करना चाहो कर सकते हो, बट अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। गैसियस स्टेट में हम डेफिनेटली यूज करेंगे। आर इज ए गैस कांस्टेंट। एटीएम जो होता है वो यूनिट्स होता है, यूनिट्स ऑफ द प्रेशर। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, मोल कंसेप्ट। तो यहां सबसे पहले हम एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। जब भी किसी एक एटम का मास हमें फाइंड करना होता है तो हम हमेशा उसका मास किसी रेफरेंस एटम के आधार पे करते हैं। कभी भी किसी एक एटम का मास अगर बताना होता है तो हम उसके मास को उसका एग्जैक्ट मास ना बता के किसी दूसरे एटम के मास से कंपेयर करके बताते हैं। जिस एटम के मास से कंपैरिजन किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटम और रेफरेंस एटम। बहुत साल पहले डाल्टन ने हाइड्रोजन के एक एटम का मास असाइन कर दिया 1 AMU। दिस वाज असाइंड, इट वाज नॉट कैलकुलेटेड। जस्ट उसने बोल दिया हाइड्रोजन का मास सबसे छोटा है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास सबसे छोटा है, दैट इज कॉल्ड लाइक 1 सिंपल 1। मैं अभी थोड़ी देर के लिए ये वर्ड भी हटाना चाह रहा हूं, AMU काट देते हैं। जस्ट उसने हाइड्रोजन के मास को 1 असाइन कर दिया। अब अगर मैं हाइड्रोजन के एटम के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के एक एटम का मास देखता हूं तो उसने बोला कि हम ऑक्सीजन के एटम का मास ये नहीं बताएंगे कितना है, हम ये बताएंगे कि ऑक्सीजन के एटम का मास हाइड्रोजन के एटम से कितने गुना ज्यादा है। हम ये बताएंगे हाउ मेनी टाइम्स एटम ऑफ ऑक्सीजन इज हैवियर as compared to mass of hydrogen atom, and that came out to be 8 times the mass of hydrogen atom.
स्टैंडर्ड, उसने क्या बोला, चलो हाइड्रोजन के एक एटम को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन के एक एटम के मास को रैंडमली असाइन कर दिया 1, और जब ऑक्सीजन की बारी आई तो ऑक्सीजन के एक एटम के मास को चेक किया तो ये देखा गया इट वाज अराउंड 16 टाइम्स हैवियर, मैंने 8 गलती से लिख दिया, 16 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये जो 16 नंबर आया है ना, दैट वाज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास हमें यह बताता है किसी एक एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना भारी है। सो बेसिकली दिस इज द रिलेटिव स्केल, क्योंकि एटम इतना छोटा इतना हल्का है, तब तक बहुत टेक्निक्स डेवलप नहीं हुई थी मास कैलकुलेट करने की। आज तो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अवेलेबल है, किसी एटम का मास फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत टेक्निक्स हैं, उस टाइम पर कोई खास टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी। So basically he took the standard atom for the hydrogen atom, और हाइड्रोजन के मास के कंपैरिजन में बाकी हर एटम के मास को कंपेयर किया गया। तो अगर कोई उस टाइम के स्केल को देखे तो वहां हमने ये जो डेफिनेशन दी रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको बोला जाता था मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इसका रेशो विद मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, और इसको हमने 1 असाइन कर दिया। तो ये चीज जो कंपैरिजन हो रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कंपैरिजन थे, कि अगर कोई पूछे कि उस टाइम पर क्या कोई मशीन थी, मशीनरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला जा रहा, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड कि जो ऑक्सीजन का एक एटम है वो हाइड्रोजन के एक एटम से 16 टाइम्स हैवी है। दिस वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड बाय सम डिफरेंट मेथड्स। इसी तरह हाइड्रोजन के एटम को स्टैंडर्ड रख के नाइट्रोजन के एक एटम को देखा गया कि वो हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना भारी है। बट लेटर ऑन ये चीज पाई गई कि यूनिवर्स में उस टाइम पर ज्यादातर जितने कंपाउंड अवेलेबल थे ना, वो ज्यादातर ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। हिस्ट्री बता रहा हूं, जस्ट सुनने, सिर्फ आपको सुननी है। उस टाइम पर बेसिकली ये चीज देखी गई लेटर ऑन आफ्टर फ्यू इयर्स कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स और इन द नेचर इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। इसलिए प्रपोज किया गया आइडिया कि चलो ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मान लो, यानी कि किसी भी एटम का मास ऑक्सीजन के एटम के कंपैरिजन में मापा जाए। तो लेटर ऑन रेफरेंस एटम was taken to be oxygen। ये सोचकर कि ज्यादातर तो केसेस में कंपाउंड्स ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो चलो किसी भी एलिमेंट का अगर मास देखना हो तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में देख लेते हैं। उस केस में हमने यहां पर यह चीज देखी कि जब भी कंपैरिजन करना है किसी भी एक एलिमेंट के एक एटम का, its mass will be compared with respect to 1/16 of mass of one atom of oxygen। अब कोई पूछे ये क्या तरीका हुआ 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम? भाई आप एक चीज ये बताओ, मान लो मैंने ऑक्सीजन के एक एटम का मास पहले हाइड्रोजन के एक एटम के कंपैरिजन में देखा था, तो ये 16 गुना भारी था, 16 गुना भारी। अब अगर मुझे इससे कंपेयर करके किसी और एलिमेंट का मास देखना है तो हम इसके 16 टुकड़े कर देंगे बराबर 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 वाले। उसमें से अगर मैंने एक टुकड़ा उठा भी लिया तो उसका मास 1/16 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा, विच इज बेसिकली 16/16 अगेन 1। भाई अगर ऑक्सीजन के एक एटम का पूरा मास 16 गुना भारी है हाइड्रोजन के एक एटम से, तो अगर मैंने उसके 16 टुकड़े कर दिए और उसका एक 1/16 पार्ट ले लिया, दैट विल हैव द मास नियरली टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मानते हो? यस और नो? अगर ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 16 गुना भारी है
और अगर हम ऑक्सीजन के उस एटम को 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट का मास 1/16 ऑफ द 16 टाइम हो गया, विच इज ऑलमोस्ट नियरली टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो अब कंपैरिजन किया जाने लगा, किसी भी दूसरे एटम के मास को कंपेयर करो पर ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट के कंपैरिजन में, यानी कि ये देखा जाए हाउ heavier an atom of unknown element with respect to 1/16 of the mass of one oxygen atom। यानी कि इस रेशो, ये जो हमने पहले रेशो रखी थी, इस रेशो में हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म को बदल दिया। क्या कर दिया? relative atomic mass is mass of one atom of the element divide by 1/16 of mass of one oxygen atom. This ratio was called as relative atomic mass। यानी कि हमने ये जो नीचे वाला नंबर था, इस नंबर की वैल्यू को, इस नंबर को बेसिकली चेंज करके ऑक्सीजन के स्केल पे ले गए। अगर ऑक्सीजन का एक एटम पूरा 16 गुना भारी है हाइड्रोजन से, तो अगर हमें ऑक्सीजन के वो 16 टुकड़े कर दें तो एक टुकड़ा आउट ऑफ 16, 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो नियरली मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगा। तो हम अब जब भी किसी और एलिमेंट का कंपैरिजन करेंगे, किसी और एलिमेंट के एटम के मास का कंपैरिजन करेंगे, तो ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट से कंपेयर किया जाएगा। तो लेटर ऑन स्टैंडर्ड वाज चोजन फॉर द ऑक्सीजन, पर इसमें एक गड़बड़ आनी शुरू हो गई। तब तक ऑक्सीजन के आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे। ऑक्सीजन के आइसोटोप्स 16, 17, 18 जो आज की डेट में हमें पता है, ये तब डिस्कवर नहीं हुए थे। लेटर ऑन जब ऑक्सीजन के 17, 18 वाले आइसोटोप्स भी काउंट होने शुरू हो गए, तब पता लगा कि ऑक्सीजन का जो अब एक एटम का मास है, वो यहां पर हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? O16 के हिसाब से कर रहे हैं, O17 के हिसाब से कर रहे हैं, या O18 के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई कि भाई ऑक्सीजन के आइसोटोप्स के कारण क्या हम, अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंट्री में सैंपल ऑफ ऑक्सीजन लिया, मेरी कंट्री के सैंपल में ऑक्सीजन के 16, 17, 18 आइसोटोप्स का आपस का रेशो कुछ और है, और अगर मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन बदल दूं तो वहां ऑक्सीजन के आइसोटोप्स का ये जो रेशो था, दैट वाज फाउंड टू बी लिटिल डिफरेंट, वेरी लिटिल डिफरेंट। तो मुद्दा ये उठने लग गया कि यहां पर जब हम ऑक्सीजन का मास को कंपैरिजन कर रहे हैं तो कौन से आइसोटोप्स को लें, और अगर हम इस मिक्सचर को लेते हैं, इस मिक्सचर को, तो इस मिक्सचर का एटॉमिक मास 16 नहीं हो सकता, अब तो उसमें 17, 18 भी इन्वॉल्व हो गए। इसलिए इस झगड़े को खत्म करने के लिए लेटर ऑन फाइनली मिलके यूनानिमस डिसीजन लिया आईयूपीएसी कमेटी ने कि भाई आप रेफरेंस के तौर पर यूज कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड बनाओ। ये नोट बिल्कुल नहीं करना, बस आपको मैं एक हिस्ट्री बता रहा हूं। मेन तो कार्बन है सारा, किसी ने नहीं ये पूछना, क्योंकि तब तक आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं थे। तो लेटर ऑन रिकमेंडेशंस बदल गए और स्टैंडर्ड चूज किया गया कार्बन के C12 आइसोटोप को, क्योंकि नेचर में C12 आइसोटोप की एबंडेंस C14 से कहीं ज्यादा थी। इसलिए अब जब भी कंपैरिजन होता तो प्योर C12 के कंपैरिजन में। अब जब मैंने ये बोला ना C12, अगर मैं ये बोलूं C12, तो C12 में बेसिकली क्या एडवांटेज हो रहा है यहां पर बच्चों? अगर मैं C12 की बात करूं तो ये जो नंबर 12 लिखा आ रहा है, इसका मतलब कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 12 गुना भारी है।
कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 12 गुना भारी है। तो अगर मुझे किसी थर्ड एलिमेंट के एटम का, अननोन एलिमेंट के एक एटम का कंपैरिजन कार्बन के रिस्पेक्ट में करना हो, तो पूरे कार्बन के रिस्पेक्ट में नहीं मैं कर सकता, मुझे इसके 12 टुकड़े करके 1/12 पार्ट से कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 1/12 पार्ट हाइड्रोजन के एटम के मास के कंपैरिजन में सेम होगा। इसलिए जब भी कभी हम यहां पर एलिमेंट का एटॉमिक मास कंपेयर करेंगे किसी एटम का, दैट इज कंपेयर्ड बेस्ड ऑन द 1/12 ऑफ द कार्बन ऑफ C12 एटम। भले कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं, पर कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं C12, C13, C14, इनका अगर मैं इनका नेचुरल एबंडेंस देख के इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालूं, तो वो एवरेज बहुत क्लोज आती है 12.000 समथिंग के। लेकिन यदि यही मैं ऑक्सीजन के आइसोटोप्स का आपस का एबंडेंस देखकर इनका एक्चुअल मास निकालूं, तो वो कुछ आता है 15.99 समथिंग। कार्बन के केस में वो होल नंबर आता है। दैट वाज द एडवांटेज विद द कार्बन। सो आइडिया वॉज सिंपली, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि कार्बन का भी तो आइसोटोप्स होते हैं, मैं मानता हूं होते हैं, पर कार्बन के ये जो आइसोटोप्स हैं इनकी नेचर में एबंडेंस इज इवन लेस, जिसके कारण इनका एवरेज एटॉमिक मास कम्स आउट टू बी वेरी क्लोज टू 12, ऑलमोस्ट होल नंबर। बट ऑक्सीजन के केस में 16, 17, 18 आइसोटोप्स की आपस की एबंडेंस को देखकर उसका जो एटॉमिक मास का एवरेज आता है वो परफेक्ट 16 नहीं आता। इसलिए ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट के ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन को छोड़ के रेफरेंस स्केल को कार्बन पे लेके जाना पड़ा। सो आइडिया वाज कि ये जो रिकमेंडेशंस थे, ये जो हमारे जो रिकमेंडेशंस चल रहे थे, ये IUPAC कमेटी के अपने लेवल पर अलग अलग डिसीजन लिए गए थे। पहले तो केमिस्ट्री वालों का स्टैंडर्ड होता था ऑक्सीजन 16, और फिजिक्स वालों ने अपना स्टैंडर्ड बदल के कार्बन 12 रख लिया। लेटर ऑन ये सब कुछ मर्ज करके एक डिसीजन ले लिया गया। सो आज की डेट में जब भी हम किसी एटम का एटॉमिक मास कंपेयर करेंगे, तो वो कार्बन के 1/12 पार्ट के कंपैरिजन में होगा। सो बेसिकली जब आप किसी भी एलिमेंट को आप रेफरेंस बनाते हो, तो हमें उसका पहले एवरेज एटॉमिक मास देखना पड़ता है। एवरेज इसलिए क्योंकि उसके आइसोटोप्स का मास अलग है और उनके आइसोटोप्स की एबंडेंस भी अलग होती है। सो द सिंपली पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि आज की डेट में जो हमारा रेफरेंस है, दैट रेफरेंस इज बेसिकली कार्बन। और कार्बन का भी पूरा एटम नहीं। नाउ दिस टाइम relative atomic mass is taken as ratio of mass of an atom of the element to the 1/12 of mass of one atom of carbon. This ratio is called as relative atomic mass. So later on, time to time ये recommendation change होते गए थे। So now the point of discussion is simply, हालांकि ये जितना भी मैंने बोला है कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लाइफ में, हिस्ट्री में ये क्या क्या हुआ है। कभी हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया, लेटर ऑन ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया गया, फिर बाद में ये फाइनली कार्बन पे आके स्टोरी रुकी। तो जब भी आप यहां पर किसी एटम के एक एटम का मास कंपेयर करना होगा, तो आप कार्बन के एटम के 12वें टुकड़े 1/12 पार्ट से चेक करोगे कि इस एटम का मास कितने गुना भारी है। तो अगर आपको किसी ने ऐसा बोला ना, दिस रिलेटिव एटॉमिक मास इज लेट से 5, पहली बात तो ये चीज ध्यान रखो, न्यूमरेटर वाली टर्म भी मास की है, डिनोमिनेटर वाली टर्म भी मास की है, और मास की रेशियो विद मास उसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए यूनिटलेस टर्म, इट्स सिंपली ए नंबर, इट्स सिंपली ए नंबर।
किसी भी एटम का एटॉमिक मास जब आप एक्सप्रेस करते हो तो वो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास हम बताते हैं। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि ये जो नंबर है, दिस नंबर was later on called as 1 AMU, whose value was 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. लेटर ऑन ये वैल्यू पता लगी थी जब एवोगेड्रो नंबर डिस्कवर हो चुका था तब। 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड 1 AMU। और अगर किसी एटम का खुद का अपना मास लेना हो, लेट इट बी x AMU, तो ये जो x AMU का रेशो 1 AMU के साथ आएगा, ये रेशो विल बी x, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास इज बेसिकली रेशो, किसका रेशो? एक एलिमेंट के किसी अन्य एलिमेंट के, अननोन एलिमेंट के एक एटम का मास अपॉन 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। और ये वैल्यू हमें याद रखनी है 1 AMU की। दिस इज 1.66 इंटू 10 raised to minus 27 kg। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर मैंने आपको कभी ऐसा बोला रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग होगा नाइट्रोजन का एक एटम, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स हैवियर टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। मान लो अगर मैंने एक कार्बन के एटम के यहां 12 पीस कर लिए ना, ये इतना सा पीस मैंने उठा लिया, ये इतना सा पीस, इसका जितना भी मास आएगा उसको मैंने असाइन कर दिया 1 AMU। इसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन का एक एटम 14 गुना भारी दिखेगा, तो मैं कह दूंगा कि इसका एटॉमिक मास 14 AMU है। एटॉमिक मास 14 AMU है, लेकिन इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 14 है। मेरी लैंग्वेज देखो, जब मैंने बोलना है 14 AMU, इसका मतलब एटॉमिक मास, एक एटम का मास 14 AMU है। पर रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब ये नंबर कि ये कितने गुना भारी है। आई होप दिस इज क्लियर। So 1 AMU is 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. And this is nearly the mass of almost proton. If you have noted, let me know. So जब भी हम किसी एटम के मास की बात करते हैं, it is always with comparison to the standard element. So we always deal with relative average atomic mass. So अगर कोई मुझे ये कह दे कि भाई नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास इज 14, देखो 14 के पीछे कोई यूनिट्स नहीं आएंगे जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करोगे। इट सिंपली विल से कि कार्बन का ये जो 1/12 पार्ट उठाया ना, ये पूरे पार्ट का 12वां हिस्सा उठाया, उसके मास से ये 14 गुना ज्यादा हैवी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया हाइड्रोजन को, लेटर ऑन विद ऑक्सीजन को, फिर लेटर ऑन विद कार्बन को।
सो बिल्कुल ऑब्वियसली ये बात सही है आपकी, जब कार्बन के 12वें हिस्से का मास नियरली हाइड्रोजन जितना है तो फिर हम हाइड्रोजन से ही करते रहते हैं ना कंपैरिजन। बट यस ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, हम कर सकते थे, बट रिकमेंडेशन चेंज होते गए। अब एवरेज होने से कुछ फर्क पड़ता है, डेफिनेटली एवरेज होने से फर्क पड़ता है। मान लो अगर कोई मुझे ये कह दे, लेट अस सपोज आपको कोई ये बोल दे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं 35 और 37 AMU, दो एटॉम, दो क्लोरीन है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, 35 AMU वाला क्लोरीन और 37 AMU वाला क्लोरीन। और अगर मैं इनकी बात करूं तो नेचर में दे एग्जिस्ट इन 3:1 रेशियो, यानी कि 35 आइसोटोप्स की जो नेचुरल नेचर में जो मात्रा मिलती है वो 37 आइसोटोप से 3 गुना ज्यादा है। ऐसे केस में जब आपका कोई एलिमेंट किसी आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो क्लोरीन के एटॉमिक मास में हम एक एवरेज वर्ड काउंट करेंगे, क्योंकि एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ बोथ एलिमेंट, तब जब एलिमेंट कभी आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो तो। सो इन केस ऑफ आइसोटोप्स we need to count average atomic mass. क्या आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या बच्चों? स्क्रीन के बॉटम पार्ट नहीं दिख रहा क्या? ओके, आई विल जस्ट अभी दिख रहा क्या? बॉटम पार्ट दिख रहा है जहां मैंने लिखा है एवरेज एटॉमिक मास? ओके ओके, थैंक यू। सो जब भी आइसोटोप्स की बात होगी तो हम एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास की बातें किया करेंगे। और अगर क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है 35 और 37, और अगर आपको उनका रिलेटिव रेशियो पता हो कि वो नेचर में उनकी एबंडेंस कितनी है, तो आप क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? द एवरेज एटॉमिक मास इज काउंटेड लाइक N1 कैपिटल M1 N2 कैपिटल M2 अपॉन N1 प्लस N2. So N1 is N1 upon N1 plus N2 is called mole ratio, या यूं कह दूं N1 and N2 they are relative ratios. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन का 35 आइसोटोप्स का जो रेशो है वो 3:1 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा ना, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के 35 आइसोटोप का जो एबंडेंस है नेचर में दैट इज 3/4 into 100 75%। ये जो नंबर था ना 3:1 को अगर मुझे परसेंटेज बनाना हो तो टोटल 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट क्लोरीन 35 के हैं। यदि क्लोरीन के टोटल 4 पार्ट्स हैं उसमें से 3 पार्ट 35 आइसोटोप के हैं, 4 में से 1 पार्ट 37 आइसोटोप का है, तो ये क्लोरीन 35 की रिलेटिव एबंडेंस हो गई। और क्लोरीन 37 की जो रिलेटिव एबंडेंस होगी दैट विल बी 1/4 into 100। तो ये जो मेरे लिए नंबर आएंगे दिस इज N1 N2, ये जो मेरे लिए नंबर आएंगे ये बेसिकली उनकी रिलेटिव एबंडेंस है। तो मैं 75% को ये लिख दूंगा N1 एंड दिस इज N2। तो ये मेरे लिए ये जो वैल्यूज आएंगी एवरेज एटॉमिक मास की दैट विल बी काउंटेड एज 75 into 35 which is atomic mass of one chlorine, this is 35, and this M2 is 37
mass of the another isotope upon total percentage is 100%, and when you solve it, it comes out to be, check करो ये कितना आता है, it comes out to be nearly 35.5. It comes out to be 35.5. तो हम क्लोरीन के एटॉमिक मास को 35.5 काउंट करेंगे, क्योंकि क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं 35 और 37 मास वाले, दे एग्जिस्ट इन 3:1 रेशियो. It exists in 3:1 रेशियो. यानी कि मैंने बेसिकली ये देख लिया कि अगर क्लोरीन 35 और 37 3:1 रेशियो में एग्जिस्ट करता है, तो बेसिकली मैं इनकी परसेंटेज या इनकी एबंडेंस बोल सकता हूं. N1 N2 आर नथिंग बट, ऐसे समझ लो, दिस इज देयर परसेंटेज एबंडेंस. रिलेटिव रेशियो ना बोल के परसेंटेज एबंडेंस लिख लो, दैट इज बेटर. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूं, आपने नोट कर लिया, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो जब भी हम कभी कोई ऐसे एलिमेंट के एटॉमिक मास की बात करेंगे जिसका आइसोटोप होगा, तो उसके केस में हमें एवरेज काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके हर आइसोटोप की अपनी अपनी रिलेटिव एबंडेंस है. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसा सवाल दिया, बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स. एक मैंने दे दिया B10 एंड B11. एक का एटॉमिक मास 10 AMU, एक का 11 AMU, एंड इट्स एवरेज एटॉमिक मास is 10.8. What is the percentage abundance of the 2 elements, of the 2 isotopes of boron? Can you calculate? Can you calculate by the numerical? इसी फॉर्मूला को यूज करके आप बता सकते हो. जैसे मैंने यहां परसेंटेज बना दी थी ना, ये परसेंटेज आपको नहीं पता. पिछले सवाल में तो मैंने आपको परसेंटेज दे दी थी, आपको ये रेशियो पता था 3:1 का, तो आपको उनकी परसेंटेज मिल गई थी नेचर में. तो आपने इनको यहां N1 N2 की जगह पुट करके आपने सॉल्व कर लिया था. तो क्या अगर आपको इन दोनों की परसेंटेज अब नहीं पता, तो आपको ये कैलकुलेट करके बताना है. लेकिन एवरेज एटॉमिक मास 10.8 इज गिवन टू अस. I am getting the correct answer from many of you. Good, very good. तो मैं ये मान लेता हूं, let's suppose B10 has abundance, let's say X%. तो obviously B11 की जो परसेंटेज होगी, that will be 100 minus X%. तो ये मेरे लिए बन गया N1, ये मेरे लिए बन गया N2, और एवरेज एटॉमिक मास अगर मुझे निकालना हो, दैट इज N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2. तो M1 इज एटॉमिक मास ऑफ B10, दिस इज 10 AMU, एटॉमिक मास 10, और इसकी एबंडेंस X मैंने मान ली. और B11 के लिए मास इज 11, M2 नंबर इज 11, एंड इट्स एबंडेंस इज 100 माइनस X अपॉन टोटल परसेंटेज ऑफ N1 प्लस N2, दैट विल बी 100, एंड दिस इज 10.8. तो यहां से आप चेक करके बता सकते हो व्हाट विल बी द X. सो दिस कम्स आउट टू बी 20% and 80%. इसका मतलब बोरॉन 10 exist as 20 and boron 11 exist in the nature 80%.
कभी भी मुझे बोरॉन का कोई एलिमेंट मिलेगा तो उसमें बोरॉन 10 की मात्रा 20% of the boron will be B10 and 80% of the mass of that element will be B11. Is that clear? So in case of isotopes we have to count average of the atomic mass. और क्योंकि हर एटम का मास relative to the कार्बन देखा जाएगा, that is the reason that कार्बन के केस में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं हर एलिमेंट के एटम के मास को फाइंड करने के लिए वी आर काउंटिंग द कंपैरिजन विद द कार्बन व्हिच आल्सो एग्जिस्ट एज आइसोटोप C12, C13, C14. सो बेसिकली जो भी हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो प्योर अगर आइसोटोप्स के केस में एग्जिस्ट करेंगे तो उनका कभी ना कभी कुछ ना कुछ रेशो की फॉर्म में ही हमारे पास मिक्सचर मिलेगा. सो अगर आपको उनकी रेशो पूछी होती इस सवाल में तो आप बोल देते 20% और 80% का रेशो बोल दूंगा 1:4. ये जो 20 और 80 का रेशो है ये उनकी रिलेटिव रेशो मिल जाएगी मुझे 1:4. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ. जब हमें यह पता लग गया कि किसी एलिमेंट के मास की बातें जब हम करेंगे तो हम अब जब भी बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is let's say x AMU, that is atomic mass unit, or x into 1.66 into 10⁻⁻27 kg. One and the same thing. अब यहां पर अगर मैं एटम की बात करूं, एटम इतना छोटा है कि हम एक एटम का मास को मेजर ही नहीं कर सकते. इसलिए हम काफी सारे कलेक्शन ऑफ एटम्स का मास फाइंड करेंगे. ऑब्वियसली अगर कोई मुझे ये बोलते ना एक रेत का छोटा सा दाना, वो भी पता नहीं एटम से कितने करोड़ों लाखों गुना भारी होगा, इतने छोटे एटम का मास नहीं निकाल सकते. हम जब भी कभी मास पता करेंगे तो हम ह्यूज कलेक्शन ऑफ एटम्स का मास पता करेंगे. तो अब यहां पर बात उठती है एवोगैड्रो नंबर की. Avogadro number is basically just a number collection of 6.023 into 10⁻23 number of particles. This number, that is Avogadro number, इसमें ऐसी क्या खास बात है अब वो देखनी हमने. बट अगर मैं यहां बात करूं इतने नंबर ऑफ एटम्स की, इतने नंबर ऑफ पेन की, इतने नंबर ऑफ पेंसिल की, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट की, इतने नंबर ऑफ एप्पल की, किसी भी सब्सटेंस की इतनी गिनती, दिस वी कॉल इट एज 1 मोल. सो डेफिनेशन ऑफ बेसिकली 1 मोल इज कि अगर मेरे पास इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल हो तो मैं बोलूंगा मेरे पास 1 मोल पार्टिकल है. बेसिकली ये नंबर इतना खास क्यों है अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, क्यों इस नंबर में इतना कुछ खास है, जो पूरा चैप्टर इसके ऊपर चलेगा. सो बेसिकली अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं व्हाट इज 1 मोल, तो जैसे आप 12 एप्पल अगर ले लो तो आप बोलते हो 1 डजन एप्पल. अब वो अगर 12 पेन भी आ गए तो आप बोलते हो 1 डजन पेन. इसी तरह अगर कोई मुझे बोल दे एवोगैड्रो नंबर इतने नंबर ऑफ एटम, तो मैं बोलूंगा 1 मोल एटम. इतने नंबर ऑफ पेंसिल्स 1 मोल पेंसिल्स. इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल मॉलिक्यूल. तो अगर कोई सिंपली आपसे पूछे व्हाट इज मोल, मोल इज नॉट गोल. Mole is simply collection of Avogadro number of something. So collection of Avogadro number of something is called 1 mole. Now what is actually it is basically
अब अगर मेरे पास इतने नंबर ऑफ एटम्स का कलेक्शन आ गया, नंबर काउंटिंग, वी कॉल इट एज 1 मोल एटम। इतने मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन आ गया। नंबर काउंटिंग यूनिट, दिस इज ए काउंटिंग यूनिट, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। अब भाई जब आप इतने एटम्स लोगे, उनका कुछ मास भी तो होगा ना, इनका कुछ मास भी तो होगा। तो व्हाट वाज फाउंड दैट वी डिफाइंड ए टर्म ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड GAM। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। और यूं कह लो मास ऑफ 1 मोल एटम्स और मास ऑफ एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम। मान लो बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसे बोला मेरे पास एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम गिनती में एक, जिसका मास है 1 AMU, यानी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये एक एटम का मास है, एक एटम का मास। अगर यूनिटरी मेथड लगाऊं तो अगर कोई मुझे ये कह देना व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस मच नंबर ऑफ एटम्स, अगर मेरे पास हाइड्रोजन के एवोगेड्रो नंबर एटम्स आ जाए, इनका टोटल मास कितना होगा? तो बेसिकली बच्चों यहां पर इस नंबर का रहस्य है। क्या रहस्य है? इस नंबर का रेसिप्रोकल ही ये एवोगेड्रो नंबर है। यदि एक एटम का मास इतने किलोग्राम है तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास मैथ्स में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। And this on multiplication give answer is 1. Basically this comes out to be 1 kg. अगर मैं ग्राम में ले चलूं, एटम्स को ज्यादातर तो हम इस चैप्टर में सब कुछ ग्राम में करते हैं, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा -24 ग्राम, -24 ग्राम, तो ये बन जाएगा 1 ग्राम। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैंने ये नंबर 1 लिखा था ना, 1, वो AMU से ग्राम में आ गया। अगर उसी मास को 1 से 1 रखना हो, 1 ग्राम बहुत बड़ी चीज है, 1 AMU छोटा सा नंबर है। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज नॉट इक्वल टू 1 ग्राम। मैं हाइड्रोजन के कितने एटम्स लूं जिनका मास वही नंबर आ जाए जो उसका एटॉमिक मास है? बेसिकली प्लान है, स्ट्रेटजी इज कि कोई ऐसा नंबर ढूंढो, ऐसा नंबर जिसका मास उसके एटॉमिक मास जितना ही आ जाए पर ग्रामों के स्केल पे, क्योंकि ग्रामों को मापना आसान है। इतने छोटे ग्राम को आप कैसे मापोगे? इतना छोटा ग्राम, कम से कम 1 ग्राम तो मापो। पर उस 1 ग्राम में एटम्स की कलेक्शन खूब सारी है। तो बेसिकली आइडिया ये था कि अगर हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं 1 अपॉन दिस नंबर, that will be basically mass of this much number of atoms of hydrogen. That is special about this Avogadro number. So basically हम क्या करते हैं, अगर एक एटम का मास 1 AMU है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU है, उस AMU को मैंने लिख दिया ये ग्रामों में इतना है। तो बेसिकली बच्चों एवोगेड्रो एटम्स का जो मास आएगा वो 1 ग्राम आया। तो जिस मास को आप 1 AMU बोल रहे थे, अब वो 1 ग्राम आया। तो बेसिकली मैंने पहली लाइन में क्या लिखा? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यानी कि 1 AMU को 1 ग्राम लिख दो तो ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ये कहलाया एटॉमिक मास, बट ये कहलाया ग्राम एटॉमिक मास। उसी एटॉमिक मास की वैल्यू को AMU में ना रख के ग्रामों में लेके आना है।
तो ये नंबर ग्राम एटॉमिक मास है, पर इसका असली मीनिंग क्या है? ये कितने एटम्स का मास है? ये इस इतने ह्यूज नंबर ऑफ मोल, इतने 1 मोल एटम्स का मास है। एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है, ये एक एटम का मास नहीं है। एक एटम तो बहुत हल्का है, सिर्फ इतना सा। कम से कम आपके पास इतने एटम्स होंगे, 10⁻23। कैन यू इमेजिन सो मच नंबर ऑफ एटम्स? इतने एटम्स का जो मास आएगा वो वही मास आएगा जो एएमयू में आपको दिख रहा है ना, 1 एएमयू में वो अब 1 ग्राम बनेगा। दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आई ये चीज? ग्राम एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है? एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास मतलब एएमयू वाले मास को, एटॉमिक मास को, एएमयू वाले मास को ग्रामों में कन्वर्ट करके दिखा दो। मैं इसको एक और एग्जांपल से लेता हूं, पहले आप नोट कर लो, पैनिक में ना हो कि नोट नहीं किया। प्रीवियस पेज नोट करो। चलो, जब तक सबको समझ नहीं आएगा मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा, चिंता मत करो, बट पैनिक में ना हो, बहुत आसान है ये चीज। तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ कलेक्शन इज बेसिकली 1 मोल। नोट कर लिया? ओके, मान लो, अच्छा मुझे अभी अभी किसी स्टूडेंट ने ये सजेशन बोला है कि जिन बच्चों को लग रहा है कि हम स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे, तो उसने कुछ अभी एक ऑप्शन बताइए हमें कि आप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो। कहां गया? हाँ, उसने बोला फॉर विंडोज प्रेस विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन। विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन कर दो, शायद स्क्रीनशॉट मिलना शुरू हो जाएगा, और मैं पीडीएफ भेज भी दूंगा, चिंता मत करो। ओके, मान लो बच्चों को आपको ये कह दे, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एक बार मैंने आपसे पूछा व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और मैंने आपको बोल दिया इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 16। तो सबसे पहला काम है, जब आपको रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर मिल गया ना, इसके यूनिट्स नहीं होंगे क्योंकि इट इज सिंपली रेशो। रिलेटिव एटॉमिक मास 16 इज नथिंग बट इट्स अ रेशो, सो इट इज यूनिटलेस। तो आप इससे ये बोलोगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, यानी कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास, एक एटम का मास 16 AMU है, यानी कि 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तब आप बोलोगे अच्छा एक एटम का मास नहीं पूछ रहे हमसे, इसका मतलब मैंने आपसे पूछा इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा। व्हाट इज द मास ऑफ दिस मच एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब एक एटम का मास तो इतना है, आपके पास एटम्स इतने सारे हो गए, 1 मोल एटम्स हो गए। तो 1 मोल एटम्स का मास कितना होगा? 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रो नंबर। और अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो आंसर आएगा 1। तो ये बन जाएगा 16 इंटू 1 विच इज 16 ग्राम। अब आप देखो यहां पर, तो जो नंबर पहले संख्या 16 AMU आ रही थी ना, अब वो आंसर 16 ग्राम आ रहा है। तो ये एटॉमिक मास था, ये नंबर एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास। Atomic mass expressed in gram is gram atomic mass. But this is mass of not 1 atom. This is mass of how many atom? 1 mole atoms of oxygen. Mass of Avogadro number of atoms of oxygen, mass of 1 mole atoms of the element. That is gram atomic mass. I hope this is clear.
सो 16 ग्राम और 16 एएमयू में बहुत फर्क है। 16 ग्राम एक एटम का मास नहीं है, 16 ग्राम 1 मोल एटम्स का मास है। एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है। एवोगेड्रो नंबर तो यूनिटलेस टर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं 12 संतरे लाए हो तो 12 के कोई यूनिट्स होंगे? इसी तरह एवोगेड्रो नंबर इज जस्ट ए नंबर, इट्स ए काउंटिंग यूनिट। लेकिन 16 एएमयू से 16 ग्राम का अंतर देखो। 16 एएमयू मात्र एक एटम का मास है, सिर्फ एक एटम। लेकिन 16 ग्राम में देखो कितने एटम्स आ गए, एवोगेड्रो नंबर। तो इतने सारे एटम्स का मास 16 ग्राम हो गया। 16 एएमयू तो मात्र 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 है, एक एटम छुटपूस का मास। और यहां देखो कितने सारे एटम, एक मोल एटम का मास। So this is basically gram atomic mass is mass of 1 mole of atoms, 1 mole number of the atom. So अगर मैंने आपसे पूछा कभी what is atomic mass of sulfur, what is gram atomic mass of sulfur, और मैंने आपको दे दिया relative atomic mass of sulfur is 32। तो तुरंत आप बोलोगे जब एटॉमिक मास पूछ रहे हो हमसे तो सल्फर के एक एटम का मास पूछ रहे हो 32 एएमयू, लेकिन जब आप ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहे हो तो वो एक मोल एटम का मास पूछ रहे हो। यानी कि एक एटम ऑफ सल्फर गिनती में एक का मास है 32 एएमयू। पीछे देखो एएमयू, ये नहीं हट रहा। यानी कि 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और अगर यही मैं दोनों तरफ एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर का मास, देखा कितनी पॉपुलेशन हो गई एटम्स की, एक मोल एटम, दिस इज 1 मोल। 1 mole atoms or Avogadro number of atoms of sulfur का mass will be 32 into 1.66 into 10⁻24 multiply by Avogadro number, that will cancel out to be 1. This product is 1, that will be 32 into 1 is 32 gram. I hope this is clear. So basically 1 mole means Avogadro number of atom. But इतने atoms का mass, 1 mole atoms का mass will be gram atomic mass. So basically this is overall the conclusion till now. I hope that's clear. आया समझ कि डिफरेंस बिटवीन ग्राम एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास। अब मैं यहां पर एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 ग्राम एटम। ये टर्म आपको कई बार न्यूमेरिकल में तंग करेगी, क्योंकि इससे बच्चे ऐसे समझते हैं, अच्छा 1 ग्राम एटम, कॉमा लगा देते बीच में, कॉमा, अपनी तरफ से कोई कॉमा नहीं लगाना। 1 ग्राम एटम इज सिनोनिम ऑफ 1 मोल एटम, ये इसका सिनोनिम है। 1 मोल एटम, 1 ग्राम एटम, दे आर सिनोनिम, दे आर सिमिलर वर्ड। प्रीवियस पेज देख लो।
सो बेसिकली अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं, अब मैं यहां पर एक आपको मैप बना के दे रहा हूं, ध्यान से अच्छे से नोट करना। दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर न्यूमेरिकल। मोल, जिसका सिमिलर नेम आएगा मोल एटम और ग्राम एटम। इस मैप को सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद 2-2 बार रिवाइज करना है, मैप बना बना के देखना है। गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर, that is 6.023 into 10⁻23। आज के बाद मैं एवोगेड्रो नंबर को कभी इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, 6.023 into 10⁻23। मैं तो थक जाता हूं लिख लिख के। मैं इसका सिंबल लगा दिया करूंगा N0 Na, दे आर द सिंबल ऑफ एवोगेड्रो नंबर। अब इसका मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, इस मैप को मैंने किस तरीके से यूज करना है। अगर आपको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, जस्ट मैं आपको एक रिवीजन करवाना चाह रहा हूं। So, going to end up the meeting. Hope you learned. Thank you so much and have a nice day. So we'll send you this PDF. अभी आपको ग्रुप में शेयर हो जाएंगे।